ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? ये क्वेश्चन नंबर 8 सबसे पहले अपने सामने रखा है। जी सर, ये शुरू कर लेते हैं पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 जरा करनी पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 8। अकाउंटिंग लॉस कितना? किसी ने भी नहीं पढ़ा? क्या पढ़ा यार, कोई तो पूछ रहा हूँ। अकाउंटिंग लॉस कितना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स को यकीन ही नहीं आता मुझे लगता है। अकाउंटिंग लॉस कैश कितना आया होगा? 3.4 मिलियन। ठीक है, कम आया होगा ना। टैक्स में गेन हुआ है 0.3 मिलियन। अगर गेन हो गया तो क्या टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स बेस से ज्यादा पैसे आए हैं, तभी गेन हुआ है। 3.1 उसकी टैक्स बेस हो गई, गेन हुआ है ना यार। पैसे कितने आए? 3.5 नहीं आए यार, पैसे कितने आए हैं? 3.4। टैक्स में गेन कितना हुआ है? गेन कब होता है? जब पैसे टैक्स बेस से ज्यादा आए हो। कितने ज्यादा आए हैं? तो टैक्स बेस 3.1 हो गई। ये हुई ना बात असल। अकाउंटिंग में तो 3.4 आए हैं, तो टैक्स में कैश कितना आया है? 3.9। सभी कैश तो भी आएगा ना यार, अकाउंटिंग। इसका मतलब जो खतरात मुझे रहते हैं वो असल में रेलेवेंट है। ये बड़ा दरवाजा दोनों सभी कैश जो आएगा वो उतना ही आएगा, और अगर कैश नहीं आया होगा तो कहीं भी नहीं आएगा। ये मेरे नजदीक अगर आपने पढ़ा है तो पॉइंट नंबर 3 के अलावा कोई इशू नहीं है। ये पॉइंट नंबर 3 के अलावा वो कोई इसमें इशू वाली बात नहीं। अच्छा, रिक्वायरमेंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी इसमें। रिक्वायरमेंट 1 पढ़ेगा। हाँ जी, एक तो आपने करंट टैक्स का एक्सपेंस निकालना, अकाउंटिंग प्रॉफिट से शुरू करना है, टैक्सेबल प्रॉफिट से तक आके रेट लगा देना। और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस नहीं मांगा उसने, उसने लायबिलिटी मांगी है। मैंने ये बात इसलिए यहाँ करना जरूरी समझा है कि आपने देखा होगा कि ओपनिंग है नहीं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का ओपनिंग है नहीं, और उसकी जरूरत भी नहीं है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। हाँ, अगर आपने एक्सपेंस तक पहुंचना तो फिर ओपनिंग की जरूरत पड़नी थी, लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं। आपने देखा होगा, हो सकता है आंसर में बड़ी वर्किंग्स हुई हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन आपको ओपनिंग की जरूरत ही नहीं। क्या मांगा उसने? लायबिलिटी मांगी, एज ऑन मांगा उसने, क्लोजिंग मांगा, ओपनिंग मांगा। लेकिन अब आपने एक और चीज कंफ्यूज कर देनी है, बी रिक्वायरमेंट पड़ा। रिकंसिलिएशन बनाने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। रिकंसिलिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठाएं, रेट का एक्सपेक्टेड टैक्स निकाला है, और मैंने डिफरेंस मेरा ख्याल है सिर्फ एक इनकम है, कोई एडवर्टाइजमेंट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, और उसकी बेस पे आपका जो आंसर आना है वो सम ऑफ करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स के बराबर आता है। तो वो रिक्वायरमेंट ए से मैच नहीं करना, तो बस ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो उसने मांगा वो अपने वर्किंग कर दी। वो मैच नहीं करना, वो इससे नहीं करना, उससे करेगा इंशाल्लाह। आप अगर एक्सपेंस निकालेंगे, ड्रॉप डाउन निकालोगे, तो इंशाल्लाह उससे मैच करेगा। लेकिन करंट टैक्स के एक्सपेंस से और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के क्लोजिंग से उसने मैच करना भी नहीं। उसने मैच किससे करना होता है? सम ऑफ करंट टैक्स एक्सपेंस एंड डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस के टोटल से। तो वो अगर आपने रिक्वायरमेंट ए में फाइंड आउट नहीं किया तो डेफिनेटली फिर आपने आपकी जो बी रिक्वायरमेंट का आंसर है वो उससे मैच होना भी नहीं है, तो वो करने की जरूरत भी नहीं। मतलब मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि अगर रिक्वायरमेंट के मुताबिक चला जाए
तो वो ठीक है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप करना चाहें तो कर लें, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ऐसा उसने कहा रिकंसिलिएशन बनाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बनाए, एंड करके अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अगर अपनी अपनी आसानी के लिए, अपनी फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाना चाहें तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओपनिंग भी आ सकता है और द ईयर भी आ सकता है और रिकंसाइल इंशाल्लाह हो जाएगा। तो आप पहले लेकिन एडवर्टाइजमेंट जरा फाइनल कर लें। पहला सेंटेंस पढ़े और एक अकाउंटिंग एंट्री बोलेगा। ये गेम सारी डेबिट क्रेडिट की है, और कभी भी अगर आप कोई शॉर्टकट लगाने की कोशिश करेंगे तो डेबिट क्रेडिट भी फर्क और सारा करंट टैक्स डेबिट टैक्स भी खत्म। कोई शॉर्टकट नहीं, रिलैक्स होकर पहले सेंटेंस बोले, कोई एंट्री बताएं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट, पूरी एंट्री बताएं। हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, पेड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो या कैश लिख के बैलेंस करें या पेबल लिख के बैलेंस। तो या कैश चला गया होगा या भी जाना होगा। डन। अकॉर्डिंग टू द फिगर 4.5.4 मिलियन। ठीक है, अगला सेंटेंस पढ़े। एज पर टैक्स रूल्स सच एक्सपेंस आर अलाउड ओवर 3 years यूजिंग। अब यहां भी हिम्मत थोड़ी सी बस करनी है, नहीं ऐसा ऐसा इस तरह नहीं, वो करंट टैक्स मिक्स कर रहे हैं, उसको रहने दें, पहले एंट्री बनाए इसकी, नहीं एक्सपेंस कर। देखिए अब ये 3 सालों में अलाउ होना है, तो क्या इनिशियली टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई एसेट बनना है इसने 3 सालों में एक्सपेंस आउट होना है? ये स्ट्रेट लाइन पढ़ के जरा दोबारा से मिलाएंगे। क्या इस एक्सपेंस ने, अब इसका नाम रखा जा सकता है, रख लेंगे, लेकिन क्या ये एक ही साल का खर्चा है या 3 सालों का? तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये सॉर्ट ऑफ प्रीपेड कह रहे हैं आप, लेकिन कोई एसेट टाइप चीज है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसने फिर 3 सालों में एक्सपेंस आउट हो, एक साल का खर्चा नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है? एक साल से ज्यादा जिसकी लाइफ हो, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर टाइप चीज बनाना चाह रहा है और 3 सालों में फिर उसे एक्सपेंस आउट करना चाह रहा है। ठीक, बताएं उस वक्त जब ये खर्चा हुआ है, एक्सपेंस डेबिट में प्रीपेड, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, कोई एसेट नाम दे दें, कोई नाम दे, लेकिन ये किस नेचर का है? एक एसेट बन रहा है, डबल एंट्री पूरी हो। नहीं सर, ना कर सकता, मान सर, और सर जी नहीं, कैश या पेबल क्रेडिट, तो सर कंबाइन एंट्री आराम से कर लेते, कंबाइन की क्या, असल में फंसे आप इधर जो मैं लिख रहा हूँ। कैश और पेबल जो भी होगा, या अगर गया होगा तो हमारा भी गया होगा, उनका भी गया होगा, अगर नहीं गया होगा तो हमारा भी नहीं गया होगा, उनका भी नहीं गया होगा, फंसना तो आपने यहाँ है, वहां का तो मसला ही नहीं है। मैंने किस लम्हे की एंट्री की है? जब ये इंकर हुआ टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने एग्जैक्टली उस वक्त एंट्री की। पहले तो ये मैंने बताया टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी ये एंट्री पे कोई इतराज, किस नेचर का हेड बनाया मैंने, और कैश अगर गया तो कैश क्रेडिट, और अगर नहीं तो पेबल क्रेडिट। तो फर्क सिर्फ कहाँ है? हमने बनाया एक्सपेंस, उन्होंने बनाया है फिलहाल एसेट, लेकिन क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई एक साल की अमाउंट एक्सपेंस आउट भी होगी? अब इसमें भी एक स्टोरी छुपी हुई है, ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है, ये खर्चा ड्यूरिंग द ईयर कब हुआ, नहीं हुआ, नहीं पता, ड्यूरिंग द ईयर हुआ, ये तो पढ़ना। ड्यूरिंग द ईयर किस वक्त हुआ, नहीं मतलब किस डेट पे हुआ, ये अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो फिर फुल ईयर पॉलिसी लेते हैं आप, इस वक्त राइट टाइम पे याद आनी चाहिए बात। फर्ज करेंगे वो बताता है कि हमें मिड में खर्चा हुआ और 3 सालों में अलाउ होना है, तो फिर 6 महीने इस साल एक्सपेंस आउट होता, 8 महीने होता, 7 महीने होता। क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग डेट इसकी कौन सी है, तो देयरफॉर कैपिटलाइज हुआ, सॉर्ट ऑफ कैपिटलाइज जैसे नहीं, और क्या अब एक्सपेंस आउट भी होगा, तो एक और एंट्री उधर होगी, कौन सी? अब बोले एंट्री
तो एक्सपेंस डेबिट होगा और प्रीपेड क्रेडिट होगा। कैसे होगा अभी? 0.45 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0.15। आप बाद में नोट कीजिएगा, ये इस तरह की चीजें अब आगे आने शुरू हो जानी है। पहले ये बताएं इसमें कोई कंफ्यूजन ये नहीं था सर? कंपाउंड एंट्री करके आप जरा खुद परेशान होंगे, बन तो सकती है लेकिन मतलब ये है, बाकी ठीक है कंपाउंड की जा सकती है, लेकिन एग्जैक्टली किस लम्हे ये क्या बना और फिर एग्जैक्टली किस लम्हे इसमें से कितना क्या बन गया। जब इंकर हुआ तो ये एसेट बना और जब साल गुजर गया तो 1 साल का इसमें से एक्सपेंस बन गया। क्या अभी 2 साल फ्यूचर में टैक्स का खर्चा बनना है? अब मैं इसकी बात करंट टैक्स के एंगल से करने लगा हूँ, फिर इंशाल्लाह डेफर्ड टैक्स के एंगल से करता हूँ और फिर फाइनली रिकंसिलिएशन के एंगल से करता हूँ अगर जरूरत है तो करंट टैक्स जहन में ला, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जहन में ला। क्या उसमें आपको ये 0.45 अकाउंटिंग का एक्सपेंस नजर आता है? ऐड हुआ है, लेस हुआ है? वो ऐड हुआ है, वो लेस नहीं हुआ हुआ यार। क्या करेंगे करंट टैक्स में? 0.45 को ऐड बैक करके 0.15 को लेस कर करंट टैक्स में। अब ये किसी उस चक्कर में पड़ेगी, नेट कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, हो तो जाएगा लेकिन ऐसे लॉजिकली भी समझ मुश्किल आएगा और फिर कैलकुलेशन एरर भी हो जाएगा कि अब ये नेट करके प्लस होना है या माइनस होना है। रिपीट कर दे, क्या ऐड होगी क्या लेस हो जाएगा? 0.45 ऐड बैक होके 0.45 ऐड होके 0.15 लेस हो, यानी कि फिर अब लाए जहन में डेफर्ड टैक्स। ये ठीक है करंट टैक्स होके डेफर्ड टैक्स की वर्किंग अब करेंगे जी। ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन ज्यादा ही खतरनाक हद तक काम है। डेफर्ड टैक्स सभी जहन में लाए, बाय डिफॉल्ट बैलेंस शीट अप्रोच है। किस दिन वर्किंग कर रहे होंगे हम? ईयर एंड में खड़े एज ऑन ईयर एंड एंट्री देखें और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस की कैरिंग अमाउंट बताएं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस की कैरिंग अमाउंट बताएं। मेरा सवाल ही क्या है, ये क्या मतलब इसे मैं वर्ड जरा अच्छे से कर लेता हूँ वरना ये वही एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस की कैरिंग अमाउंट। हमने एसेट बनाया ही नहीं, तो अगर एसेट नहीं बनाया तो एक्सपेंसेस की कैरिंग अमाउंट लिखना शुरू कर दो। जीरो होगा कैरिंग अमाउंट के एंगल से। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट इनिशियली कितना आया होगा उसमें? 0.45, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस आते हैं बैलेंस शीट में तो क्या 1.15 फिर लेस भी हो जाएगा उसमें से? तो व्हाट विल बी कैरिंग अमाउंट? जीरो, जीरो कैरिंग अमाउंट। तो टैक्स बेस पे आता हूँ ना मैं, व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? जीरो। व्हाट इज टैक्स बेस? 0.30। डिफरेंस आ रहा है, परमानेंट आ रहा है, टेम्परेरी आ रहा है? कैसे? हमने इसे एक ही साल में एक्सपेंस बना लिया है, कितना आ रहा है? 0.3 आ रहा है, क्योंकि 0.15 तो उन्होंने भी एक्सपेंस बना लिया, तो यहाँ तक तो बात खत्म होगी। तो 0.3 जो डिफरेंस आ रहा है, इस पे अल्टीमेटली एसेट बनना है, लायबिलिटी बननी है। लॉजिकली सोचेंगे ज्यादा आसान है। क्या इस अमाउंट ने रट्टा के कौन सा पॉइंट बनता है? पॉइंट नंबर 2 बनता है, जरूरत नहीं है वैसे। तो डेफर्ड टैक्स एसेट बनना है इस पर, देयरफॉर डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि आपके फाइनल कीजिएगा अगले बार। और फाइनली आ जाए रिकंसिलिएशन, जरा दोबारा एक सेकंड बोल दें, व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? जीरो, टैक्स बेस 0.30, डिफरेंस 0.30, टेम्परेरी या परमानेंट? कौन सा टेम्परेरी? डिडक्टेबल या टैक्सेबल? डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस रिजल्ट्स इनटू डेफर्ड टैक्स एसेट अल्टीमेटली जब आप नेट ऑफ कर लेंगे। रिकंसिलिएशन से मिला पेएबल है बैलेंस शीट में से। अगर हमने कैश क्रेडिट किया तो कैरिंग अमाउंट कैश क्रेडिट अफेक्ट आ रहा होगा, टैक्स वालों का भी कैश क्रेडिट आ रहा होगा, तो इसमें डिफरेंस नहीं। अगर हमने पेएबल रिकॉर्ड किया होगा, उन्होंने भी पेएबल रिकॉर्ड किया,
तो इसीलिए तो मैंने ये लिखा। फर्क डेबिट्स में है या क्रेडिट्स में। अकाउंटिंग और टैक्स का फर्क, ये सेंटेंस पढ़े पॉइंट नंबर 3, डेबिट्स में है या क्रेडिट्स में। कैश अगर गया है तो अकाउंटिंग में भी गया होगा, टैक्स में भी गया होगा। क्या ये लिखा हुआ है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये कैश बेसिस पे अलाउड होगी, और हमने कोई अक्रूवल बेसिस पे अलाउ कर दी है? क्या लिखा हुआ है कि ये जो भी एडवर्टाइजमेंट है हमने एक्सपेंस बना ली है, डेबिट, और उन्होंने एक्सपेंस बनाना है 3 सालों में, उन्होंने भी डेबिट 3 सालों में करना। तो डेबिट का प्रॉब्लम है, ये बड़ी चीजें साथ साथ समझ में आनी चाहिए। ये इशू नहीं है कि अक्रूवल और कैश का इशू नहीं है इसमें। हाँ, बस मैक्सिमम ये है कि उन्होंने 3 सालों में एक्सपेंस आउट करना। तो अगर हमने कैश क्रेडिट किया होगा तो उन्होंने भी किया होगा, तो इधर डिफरेंस नहीं है। और अगर हमने ये एक्सपेंस अक्रूवल बेसिस पे लिखा तो उन्होंने भी लिखा है, लेकिन उन्होंने एसेट अक्रूवल बेसिस पे लिखा। क्या उन्होंने एसेट बनाया है वैसे? ये फाइनल करेंगे, क्या एंट्री की उन्होंने? ठीक है, अब क्रेडिट क्या किया? कैश किया होगा, और वो हमने भी किया होगा। हमने एक्सपेंस बना के ये किया है, उन्होंने एसेट बना के किया। उन्होंने कुछ किया है, कहाँ डिफरेंस है? डेबिट में डिफरेंस है। ठीक है, ये फाइनली रिकंसिलिएशन कंडीशन में ला दी। रिकंसिलिएशन में इस एडवर्टाइजमेंट का कोई मसला आएगा? क्यों नहीं आएगा? ये परमानेंट डिफरेंस नहीं। ठीक है, तो करंट टैक्स में इसका इफेक्ट आएगा, डेफर्ड टैक्स में आएगा। एनी अदर कंफ्यूजन? बाकी इसको आप दोबारा फाइनल कीजिएगा, मैंने चंद एक्स्ट्रा बातें की हैं, तो अगर जरूरत पड़ी तो फिर कल दोबारा करते हैं। मीनवाइल जरा रजिस्टर का और बुक का एक नया पेज निकालो, साथ साथ प्लीज करते रहिएगा यार। कब से यार? आज से तो शुरू करेंगे यार। बुक का पेज नंबर पेन जरा ढूंढे। उसका क्या बना है? वो क्वेश्चन नंबर 3 फाइनल हो गया ना? पेज नंबर 83 क्वेश्चन नंबर 3 फाइनल हो गया बस। उसकी बी रिक्वायरमेंट बस रहती है, बाकी तो सारा फाइनल हो गया। जो आपके लिए होमवर्क थी बस वही रह गई। एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी थी विद कंपैरेटिव, किसी को टाइम नहीं मिला। बन गई होगी, बन जाएगी, इतनी जल्दी क्या है? ये सारी खड़ी ढूंढनी है अपने इफेक्ट ऑफ रेट चेंज। मिल गया? पेज नंबर सॉरी सर मैं दोबारा बोल गया, पेज नंबर 83। ये पेज नंबर 83 सब ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे। इफेक्ट ऑफ रेट चेंज, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें अगर किसी सवाल में 35% रेट है तो हर साल 35 है, पिछला साल अगला साल 30 है तो 30 है। लेकिन क्या डिफरेंट ईयर्स के टैक्स रेट्स भी डिफरेंट हो सकते हैं? हो सकता है आपने इनकम टैक्स में ये पढ़ा हो, कंपनीज के खासतौर पे शायद डिक्लाइनिंग था, ट्रेंड था कुछ अर्सा पहले। तो डिफरेंट ईयर्स के टैक्स रेट्स अगर डिफरेंट हो जाए तो अब हमने ये डिस्कस करना है कि करंट टैक्स में और फिर डेफर्ड टैक्स में कोई फर्क पड़ता है? नहीं, अब पड़ता ही नहीं पड़ता, वही हमने डिस्कस करना है। आपके सामने एक हेडिंग आ गई, इफेक्ट ऑफ रेट चेंज। कैलकुलेटर्स पकड़ लीजिएगा, बुक पे लिखा सब कुछ हुआ है। जहां जहां मैं कहूंगा वहां प्लीज थोड़ा सा लेजेस बना के नोट भी कीजिएगा। पहले आ जाए करंट टैक्स। करंट टैक्स में सब्जेक्ट कोई इश्यू नहीं है अगर रेट चेंज हो जाए। मतलब यूज द टैक्स रेट, सेंटेंस लिखा एप्लीकेबल इन द रेलेवेंट पीरियड। करंट टैक्स की फिगर अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो आप जिस साल में है उस साल का अकाउंटिंग प्रॉफिट उठाएंगे, ऐसे एडजस्टमेंट्स करेंगे, एडलेस करेंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह? टैक्सेबल प्रॉफिट्स तक। अगर आप 2014 में ये काम कर रहे थे तो टैक्सेबल प्रॉफिट से 14 वाला रेट लगा देंगे और करंट टैक्स निकाल देंगे। अगर आप ये काम 15 में कर रहे होंगे तो 15 का रेट लगा देंगे
2020 में काम कर रहे होंगे, 20 का रेट लगा देंगे, 21 में कर रहे होंगे, तो जिस साल आप टैक्सेबल प्रॉफिट्स की वर्किंग कर रहे होंगे उस रेलेवेंट पीरियड का आप टैक्स रेट मल्टीप्लाई करके करंट टैक्स की वर्किंग कर लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देख लें कोई कंफ्यूजन? तो सेंटेंस क्या बोल दे पहला वाला, अब जिस साल में है उस साल का टैक्स रेट लगा के वर्किंग करें और डबल एंट्री करें। प्रॉब्लम कहाँ आता है? डेफर्ड टैक्स में। क्यों आता है? कंसंट्रेट करें। सबसे पहले तो डेफर्ड टैक्स के एंगल से एक लाइन लिखी हुई, यूज द टैक्स रेट व्हिच इज एप्लीकेबल एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। बैलेंस शीट अप्रोच से मेन बहस, आप जिस भी बैलेंस शीट डेट पे कैरिंग अमाउंट टैक्स बेसिस का डिफरेंस ले रहे हैं, उन डिफरेंसेस में से जो टेम्पररी हैं, उन टेम्पररी में से जो टैक्सेबल और डिडक्टेबल है, पहले उन्हें इकट्ठा कर लें, फिर उनको आपस में नेट ऑफ कर लें, नेट ऑफ करके नेट डिफरेंसेस पे आ जाए और फिर रेट वो लगा दें जो उस दिन एप्लीकेबल है ईयर एंड पे। आपके पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ जाए। क्लोजिंग बैलेंस आएगा, ऐसे ही सर। लेकिन अगर पिछले सालों में रेट और हो और इस करंट बैलेंस शीट डेट पे रेट और हो तो फर्क पड़ता नहीं। अब ये कंसंट्रेशन का काम शुरू हो गया। एग्जांपल 1 जरा देखते हैं। पहली लाइन वैसे क्या है, ये ज़हन में रखें। काम क्या हमारा, जिस ईयर एंड पे खड़े होकर वर्किंग कर रहे हैं उस ईयर एंड पे जो रेट एप्लीकेबल है वो यूज करना। कैसे? अब आ एग्जांपल 1। ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी लिखी हुई है 10,000 रुपीज, कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 30%। क्या ये 10,000 रुपीज रेट मल्टीप्लाई होने के बाद की फिगर है? एक बेहतरीन सी रिवीजन आपके सामने आ रही है, सॉर्ट ऑफ रिवीजन विद न्यू थिंग, प्लीज ध्यान रखिएगा। क्या ये 10,000 रुपया रेट मल्टीप्लाई होने के बाद है? ये डिफरेंसेस की बात नहीं होगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी। ये कौन से डिफरेंसेस होंगे जो कैलकुलेट हुए होंगे लास्ट ईयर, टैक्सेबल या डिडक्टेबल? टैक्सेबल कैलकुलेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी। लास्ट ईयर बीच में मैंने कहां से बोल दी? ओपनिंग ईयर। क्या ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग होगा जो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बनेगा? देन जब करंट ईयर का एंड आया तो आपने जब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट किया तब इस साल के एंड पे रेट 35% है, लास्ट ईयर के एंड पे रेट 30% था। तो आपने लास्ट ईयर के एंड पे रेट 30% यूज करके वर्किंग कर ली, इस साल के एंड पे आपने 35% वर्किंग कर ली। क्या यही लिखा हुआ है ऊपर वाली लाइन थी? क्या लिखा हुआ है? यूज द रेट विच इज एप्लीकेबल एट द एंड ऑफ द ईयर। तब इससे फर्क क्या पड़ता है? पिछले साल की लायबिलिटी किसी और रेट से, इस साल की लायबिलिटी किसी और रेट से। क्या ये एसेट्स भी बने हो सकते हैं? क्या ये भी हो सकता है पिछले साल एसेट हो इस साल लायबिलिटी हो, पिछले साल लायबिलिटी हो इस साल एसेट हो? ये सब कुछ हो सकता है। रजिस्टर खोलें, ये जो आपने पढ़ा है इसको एक लेजर फॉर्म में लिखें। एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का लेजर खोलें। ब्रॉट डाउन अमाउंट बताएं, 10,000। किस रेट से ये कैलकुलेट हुई थी? 30%। कैरिड डाउन लायबिलिटी लिखी 25,000। किस रेट से ये कैलकुलेट हुई है? 35%। बस यहां तक लिखें और बाकी बोर्ड में देखें। ये इकट्ठे लिखें। क्या ये एक अंडरस्टूड बात है कि ये जो 10,000 ब्रॉट डाउन है ये लास्ट पीरियड का कैरी डाउन होगा? तो एक सेकंड के लिए जरा पिछले पीरियड के एंड पे खड़े हो, लग ये रहा है कि पिछले पीरियड रेट, पिछले साल रेट 30% था और इस साल रेट 35% था। तो आप जब पिछले साल के एंड पे खड़े थे तो आपने यकीनन उसी साल के एंड पे जो रेट एप्लीकेबल था वो यूज किया, और सिमिलरली जब आप करंट ईयर के एंड पे खड़े हैं
तो अपने करंट ईयर के एंड पे जो रेट है जो एप्लीकेबल था वो आपने इस्तेमाल किया। दोबारा दें CD ऑफ लास्ट ईयर, दोबारा सोच लीजिएगा क्या ये 10,000 रुपया रेट मल्टीप्लाई होने के बाद की फिगर है? कैलकुलेटर उठाएगा। अब मुझे बता सकते हैं डिफरेंसेस की अमाउंट क्या होगी? डिफरेंसेस की अमाउंट कितनी होगी जो रेट मल्टीप्लाई होके कितनी हो गई है? 10,000 रेट मल्टीप्लाई होके अगर फिगर आ गई है तो डिफरेंसेस होंगे कितने? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 30% करें। क्या है, क्या पूछ रहा हूँ? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, डिफरेंसेस की अमाउंट पूछ रहा हूँ। तो रिवर्स जाना है या ऑनवर्ड जाना है? कैसे आएंगे रिवर्स? 10,000 डिवाइड बाय 30%। ये जो भी आंसर आ रहा है, आंसर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ये जो भी आंसर आ रहा है क्या ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस है? और सॉरी टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस है। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस होते क्या? ये वो डिफरेंसेस होते हैं जिन पे फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। नहीं पता? ज्यादा या कम? जो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस होते हैं उन पे कम टैक्स देना होता है, इसलिए डेफर्ड टैक्स एसेट बनता है। और क्या टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस पे हमेशा ज्यादा टैक्स देना पड़ता है? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस पे हमेशा क्या बनता है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्यों बनती है? ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। क्या हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, क्या हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ्यूचर में हमें 10,000 ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा? सर ज्यादा देना पड़ेगा यही एक्सपेक्ट कर रहे थे यार। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 30% के हिसाब से ज्यादा देना पड़ेगा। हम लास्ट ईयर के एंड पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 30% रेट होगा और उसकी बेस पे 10,000 एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। क्या अगर जस्ट रेट बदल जाए, कम ज्यादा हो जाए, तो आपकी टैक्स की अमाउंट भी चेंज हो जाएगी? देखिए फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस टैक्सेबल है। फॉर एग्जांपल रेट है 30%, तो क्या लाख रुपए के डिफरेंसेस पे 30,000 टैक्स देना पड़ेगा? सही देना पड़ेगा सर। अब डिफरेंसेस लाख ही है, लेकिन लेट्स अज्यूम रेट 35% हो गए, तो क्या उन्हीं डिफरेंसेस पे फिर 5,000 और देना पड़ेगा? डिफरेंसेस बदल रहे हैं या रेट बदलने से टैक्स बदल रहा है? डिफरेंसेस अगर वही रहे और टैक्स रेट बदल रहे और ज्यादा हो जाए तो क्या फिर आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा इस केस में? अगर रेट 25% हो जाए, लाख रुपए डिफरेंसेस है, आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 25%। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टैक्स 30% की बेस पे देना पड़ेगा, देयरफॉर हमने 10,000 की लायबिलिटी बना ली। लेकिन हमारी सिचुएशन में फिलहाल रेट इंक्रीज हो रहा है, वो फ्यूचर का रेट 30 की बजाय 35 हो रहा है। मैं किस दिन पे खड़ा होकर अब फ्यूचर की बात कर रहा हूँ? लास्ट ईयर के एंड पे खड़ा हूँ। तो क्या रेट बढ़ने से हमारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का बैलेंस भी बढ़ेगा? रुक के सोच लें, कंसंट्रेशन सोच लें। और अगर रेट कम हो रहा हो तो फिर टैक्स भी कम देना पड़ेगा। अब आ जाए जरा करंट ईयर में। यकीनन ब्रॉड डाउन उसी अमाउंट को करते हैं जो लास्ट से कैरी डाउन, कैरी डाउन ही ब्रॉड डाउन होता है। लेकिन क्या अब इस ब्रॉड डाउन को रीमेजर होना चाहिए बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड रेट? हम किस साल में अब आ गए हैं? सदी के साल में आ गए हैं, करंट ईयर में आ गए हैं। करंट ईयर का ब्रॉड डाउन किस रेट से बना हुआ है? लेकिन क्या अब रेट एप्लीकेबल 35% हो गया? तो क्या ब्रॉड डाउन को हमें अब चेंज रेट की बेस पे रीमेजर करना पड़ेगा? कैरी डाउन ऑलरेडी आपने किस रेट पे बनाया होगा? किस रेट पे बनाया होगा जो इस ईयर के एंड पे एप्लीकेबल होगा। लेकिन ब्रॉड डाउन आपने किस रेट पे बनाया होगा जो लास्ट ईयर एप्लीकेबल होगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा? अपना ब्रॉड डाउन रीमेजर करना होगा बेस्ड ऑन द चेंजिंग रेट। किस साल करेंगे?
करंट ईयर में या लास्ट ईयर में? लास्ट ईयर के एंड तक कितना रेट अप्लीकेबल था? तो अब हम पिछले सालों में तो नहीं जा सकते, लेकिन हमें किस साल आके एडजस्टमेंट करनी होगी? करंट ईयर में फिर ब्रॉड डाउन को एडजस्ट करना। कैसे एडजस्ट करेंगे? कैलकुलेटर उठाएंगे। बहुत से तरीके हैं, आप जरूर करते रहिएगा, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट जरूर सुनिएगा। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक वर्किंग करवाई। तरीका सर जी सिंपली क्या है, आप डेफर्ड टैक्स की अमाउंट उठाएं और जिस रेट से ये फिगर पहले मल्टीप्लाई होके बनी हुई उससे डिवाइड करने से होता क्या है। मैंने ये नहीं पूछा कि क्या आया, मैंने कुछ और पूछा, डिवाइड करने से होता क्या है? डिफरेंसेस आ जाते हैं। देख ले, तसल्ली से देख ले, जो भी फिगर आ रही है क्या आ रही है? डिफरेंसेस मींस इस केस में टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस आ रहे हैं। समझ आ रही है मेरी बात? तो देन आप करें क्या? दो तरीके हो सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 30% करने से क्या होगा? सजी रुक जाए सर जी, क्या होगा क्या होगा क्या होगा? रिवाइज्ड लायबिलिटी आ जाएगी। और 5% से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? डिफरेंस भी आ सकता है। दोनों तरीके से भी कर लेते हैं हम। 1 मिनट 35% से मल्टीप्लाई करें, राउंड ऑफ करने वेरिएबल्स जैसे 11,166,7 क्या है ये? रिवाइज्ड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस बन रहा है। ठहरे बात मेरी पूरी कर लेना। किस अमाउंट की जगह अब किस अमाउंट को होना चाहिए? तो एक तरीका तो ये हो सकता है, इसको काट के मैं लिखूं। ये तरीका बिल्कुल नहीं हो सकता, एक मजाक है। क्या ब्रॉड डाउन वही होगा जो लास्ट वीक कैरी डाउन होगा? हमें डिफरेंस लेके कोई एंट्री करनी पड़ेगी। व्हाट इज दिस 11,166,7? ये रिवाइज लायबिलिटी की अमाउंट है। ऑलरेडी कितना डिफरेंस ले? डिफरेंस ले 1,667। क्या चीज है? लायबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है कम हो रही है? लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट होती है, और इसका ऑपोजिट इफेक्ट कहां चला जाएगा? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। ये क्यों चेंज आया है? रेट चेंज की वजह से। ये क्रेडिट साइड पे मैंने क्यों लिखा? एक्सपेंस तो डेबिट नहीं होना है। ये किसका लेजर है? किसका लेजर है? तो सिंपली एंट्री बड़े आराम से बन जानी है। क्या हमारी रेट चेंज की वजह से लायबिलिटी बढ़ रही है? सर जी लायबिलिटी बढ़ रही है, एंट्री कैसे बनाए? लायबिलिटी क्रेडिट एक्सपेंस डेबिट। यहां तक नोट करें। ये लेजर के नीचे रखिएगा। ये देख ले, तो इसी उसी में चलाने नहीं, अगला तो नहीं चलना। अगर आपने चलवाने तो पीछे क्यों बैठे? पीछे क्यों चलवाएं? फिर आप आगे बैठे पीछे, या आप इसके सामने फिर ये वाला चलो। नहीं, आप इसके सामने है ना। ख्वाहिश आपकी है, ठंड किसी और को लगे, ये तो ठंड है। स्टैंड वाला पंखा कल घर से नहीं। रहने देना यार, कुछ नहीं। बिफोर एनी क्वेश्चन काइंडली इस लेजर की एग्जांपल जहां बनी हुई है, एग्जांपल 1 आपकी बुक में नोट कर ली। एक सेकंड के लिए जरा इसके नीचे दो सेंटेंसेस लिखे हैं, दो लाइनें लिखी हुई हैं, आप पढ़ के देखें। सिंपली क्या करना, प्री मेजर करना अकॉर्डिंग टू द रिवाइज रेट, और डिफरेंस अगर कोई आएगा तो सीधा कहां लेके जाना? इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट फॉर द ईयर। कैसे लेके जाना वो मैं भी समझाता हूँ। मींस से लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो एंट्री बताएं क्या होगी? कम हो रही है अगर तो फिर क्या होगी? एसेट बढ़ रहा तो, एसेट बढ़ रहा तो, और अगर एसेट कम हो रहा तो एंट्रीज रिमेन सेम, एंट्रीज की कोई नहीं बच। क्या करना है? लेट मी रिपीट वंस अगेन।
ओपनिंग बैलेंस को रिवाइज रेट से रीमेजर करना, लेकिन जब ये काम हो जाए ना तो आपने इस लेजर को वैसे ही बैलेंस करना है, आप रोज बैलेंस करके यूज टू करें बैलेंस, और बताएं बैलेंसिंग फिगर क्यों आ रही है और किधर आती है। टोटली ठीक नहीं है, कौन सी साइड ज्यादा है। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर बताएं। 13,333 का फर्दर डिफरेंस आ रहा है। क्यों आ रहा है पता है आपको? देखिए 1667 क्यों डिफरेंस आया? रेट चेंज की वजह से। और क्या इस साल के कुछ टेम्पररी डिफरेंसेस फर्दर भी हो सकते हैं? तो बैलेंसिंग फिगर किसकी वजह से आ गई? इस साल के टेम्पररी डिफरेंसेस की वजह से कितना फर्क आ गया? 13,333 डबल एंट्री पर है। deferred tax expense debit, nothing new, everything is same. तो हर एग्जांपल में 5 नीचे एग्जांपल्स है। इन एग्जांपल्स को सॉल्व करने के बाद, लेजर बनाने के बाद फिर एक काम हम ये किया करेंगे, जरा बोर्ड पे देखो जरा। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेक्ट बनाना, बनवाएं बोर्ड पे देखो, छोड़ दे प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस वक्त अवेलेबल नहीं, छोड़ दे। टैक्स पे आ जाए, टैक्स में पहला टैक्स, करंट टैक्स भी छोड़ दे। ये जो फिगर्स आई हैं डेफर्ड टैक्स की, अब इन्हें जरा मुझे क्लोजिंग बैलेंस लिख दो। यस सर, 25,000। क्या लिखना है यहाँ? फॉर द ईयर लिखना है, लेकिन फॉर द ईयर में अब एक गेम छुपी हुई है। 166 की एंट्री बोल रहे हैं, 1667। क्या ये 1667 डेबिट होके अमाउंट आ रही है? वो लाइबिलिटी का लेजर है या मैं एक्सपेंस लिखने लगा हूँ? दोबारा एंट्री बोल रहे प्लीज बोल रहे। 133 की एंट्री बोले, क्या वो भी डेबिट हो रहा है? क्या दोनों खर्चे प्लस हो गए? कैलकुलेटर उठाए। क्या 15,000 टोटल एक्सपेंस डेबिट हो रहा है? क्या ब्रैकेट लगा दो इनकम स्टेटमेंट के एंगल से? क्यों ब्रैकेट लगाऊं? दोनों डेबिट होके एक्सपेंस इंक्रीज हो। एक मिनट लिखने से पहले जल्दी ना कीजिएगा, याद क्लियर है? डेबिट 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 प्लस होके टोटल डेबिट आ गया, और डेबिट को फिर मैंने ब्रैकेट लगा दी, एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट। ओपनिंग बैलेंस कितना है लेजर देखना, 10,000। क्लोजिंग कितना है? डिफरेंस कितना है? किधर है? क्रेडिट साइड पे है, क्रेडिट साइड पे एंट्री बोले। ये मैंने इसलिए आपके सामने बात की है, ये बात मुझसे दोबारा नहीं करनी कि सर ऐसे भी आ जाता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ रह के मुझे पता है ऐसे ही टोटल आ जाता है, लेकिन एग्जामिनर को ये ब्रेकअप प्रेजेंट करना है कि रेट चेंज की वजह से कितना है और टेम्परेरी डिफरेंसेस की वजह से कितना है। तो काइंडली इस चक्कर में ना पड़ सर इस की क्या जरूरत है, सीधा ओपनिंग उठाएं क्लोजिंग उठाएं, ये तो आ गया है। ये आ गया है, लेकिन आपने एग्जामिनर को क्या प्रेजेंट करना कि रेट चेंज का इफेक्ट कितना है और अदरवाइज टेम्परेरी डिफरेंसेस का इफेक्ट कितना है। अब बनाए एक्सट्रैक्ट्स भी आपने हाथ से बनाने लिखे हुए हैं, लेकिन आपने हाथ से बनाते रहना। तो ये खतरनाक सवाल आ जाना था, तो मैंने कोशिश की कि ये ना आ सके। ये आ गया था। तो अगर कभी रेट चेंज हो जाए तो आपने सिंपली क्या करना, किसको, ओपनिंग को रिवाइज रेट से मेजर करना है, और डिफरेंस इफ एनी इज रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस। एग्जांपल 2, एग्जांपल 2 दो दो लाइनें सब लिखी हुई लेजर बनाने।
ब्रॉट डाउन किस रेट से, कैरेट डाउन 2000, रेट 40%। मेरा ख्याल है सर, बताएं क्या करूं। नहीं फिगर्स बोलो सर, ये फिगर्स बोलो। 4000 डिवाइड बाय अच्छा बेटा, डेफिनेटली ना डिफरेंस भी दिया जा सकता है, लेकिन डिफरेंस में क्यों नहीं चाहता कि आप लें, फिर मैं अभी नहीं बता सकूंगा, 2-3 एग्जांपल्स आगे चलेंगे। डिफरेंस लिया जा सकता है, वहां भी लिया जा सकता है जहां मैं चाहता हूं आप ना लें, लेकिन जरा हमारा फंसने का खतरा ज्यादा रहेगा। क्या वजह उसकी, जरा मेरे 1-2 एग्जांपल और कर लेने दें, मैं अपना एक्सप्लेन करता हूँ। 1 सेकंड इंटू 40% करें, बहरहाल आप ये जरूर चेक करने कि इंटू 5% करके आंसर वही आएगा जो डिफरेंस आना, इतना तो हमें क्लियर होना चाहिए कि आना वही है। 4000 डिवाइड बाय, क्या आंसर आया, 4571 पे राउंड ऑफ हो। क्या है ये, रिवाइज लाइबिलिटी बोलना जरूरी है। क्या करूं अब मैं, 4000 में से डिफरेंस में 571 क्या है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी है। क्या लाइबिलिटी बढ़ रही है, क्या रेट बढ़ने से लाइबिलिटी बढ़ रही है, क्या रेट अगर बढ़ जाए तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। तसल्ली से सोच लें, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम सेम रहे लेकिन रेट 30 की बजाय 40 हो जाए, तो क्या रेट बढ़ने से आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, कितना ज्यादा देना पड़ रहा है। डबल एंट्री बोले, लाइबिलिटी डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, लाइबिलिटी क्रेडिट एक्सपेंस डेबिट, और साथ लिखते हैं इट इज बिकॉज ऑफ रेट चेंज। ये क्या हो गया सर, ये नींदें क्यों नहीं खत्म हो रही सर, ये क्लास इज द बेस्ट टाइम क्यों बन गया सर, मौसम ही ऐसा है सर। जैकेट उतार दे सर, एसी चलाए सर भाई के लिए, भाई के सामने 18 पे चलाना। ये ठीक है, मतलब गर्मी है ज्यादा, 18 पे करिए, एनवायरमेंट ही सही नहीं बढ़ेगा। सही है। जी सर, लेजर बैलेंस करके बैलेंसिंग फिगर बताएं कितना, कंसंट्रेट कंसंट्रेट 25 गेम बैलेंसिंग की नहीं फाइनली, किस तरफ आ रहा है फर्क, क्या लिखो इसके साथ, डबल एंट्री बोले, लाइबिलिटी डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट लिखे ये एंट्री, लाइबिलिटी डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। जी इसके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एक्ट्स बनाओ। बनवा दें बनवा दें, एंट्रीज बोल के काइंडली बता दें, डेफर्ड टैक्स के सामने क्या क्या फिगर्स लिखूं। 571 की एंट्री बोलें, ये एक्सपेंस ऑफ डेबिट है, गेम ऑन है। 571 का एक्सपेंस डेबिट है, लाइबिलिटी क्रेडिट हुई भी है, लेजर दिखेगा और जी। अब 257 वाली एंट्री बोलें, लाइबिलिटी डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट है। पहला स्टेप तो ये बताएं दोनों को प्लस करूं या माइनस करूं, माइनस, लेकिन माइनस करके क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है या डेबिट अमाउंट ज्यादा है, 2000 क्या बचा, डेबिट बचा क्रेडिट बचा, पॉजिटिव लिखो नेगेटिव लिखो, पॉजिटिव क्यों, क्रेडिट ज्यादा है, ठीक है, रिवर्सल ज्यादा है, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। तो नेट क्यों हो रहा है, माइनस क्यों साइन क्यों लगा बीच में,
डेबिट क्रेडिट नेट हुआ और क्रेडिट ज्यादा बचा, इसलिए ब्रैकेट नहीं मैंने लगाई। ब्रैकेट हम इनकम स्टेटमेंट में कब लगाते हैं? जब एक्सपेंस डेबिट होके बढ़ रहा हो। ओके जी मैडम। पेज नंबर 84 निकाल लो नेक्स्ट। आगे चलने से पहले एक नोट लिखा नजर आएगा आपको पेज नंबर 84 के स्टार्ट पे। एक मिनट की रुक के इसको फिर फाइनल करने की कोशिश करें। मैंने शायद बोला तो 2-3 दफा। इंक्रीज इन टैक्स रेट रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज इन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड वाइस वर्सा से आगे ना जाए। यहाँ रुक के एक मिनट और सोच। हाँ ठीक है, वाइस वर्सा बोलना है। क्या आगे टैक्स रेट बढ़ जाए, डिफरेंसेस वो ही रहे जो है, लेकिन रेट बढ़ जाए, तो क्या डेफर्ड टैक्स की अमाउंट बढ़ जाएगी? तसल्ली से सोचना। ₹1,00,000 आपकी टैक्सेबल इनकम है, रेट है 30%, तो कितना टैक्स देना है? 30,000। और अगर रेट हो जाए 35%, तब 35,000 देना पड़ेगा, 25% कम देना पड़ेगा। लेकिन यही पॉइंट जब आगे सिमिलरली पड़ेगा, इंक्रीज इन टैक्स रेट आल्सो रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन, ये सेम सेंटेंस है, वो भी इंक्रीज ही है, वो भी, ये भी सेम सेंटेंस बना हुआ है। अब एक सेकंड के लिए डेफर्ड टैक्स एसेट की स्टोरी रिवाइज करनी है जरा से। डेफर्ड टैक्स एसेट तब बनता है जब डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस हो। इस तरह ना कि इसका कोई फायदा नहीं है, ये हमेशा की तरह गेम उड़ जानी है। डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस क्या होते हैं? ये एसेट बनता है। एसेट बनता क्यों है? क्योंकि हम फ्यूचर में कम टैक्स देना एक्सपेक्ट क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि ये अमाउंट्स हमें फ्यूचर में अलाउ होनी होती है। एक कोई एग्जांपल जरा जेहन में लाते हैं, अगर अल्लाह से ग्रेजुटी जरा ट्राई की जा सकती है। ग्रेजुटी की अमाउंट फ्यूचर में अलाउंस भी ठीक है, ग्रेजुटी की अमाउंट फ्यूचर में पेमेंट बेसिस पे अलाउ होनी होती है। अलाउ होने का मतलब क्या है? डिडक्शन अलाउ होनी है, लेस होनी है फिगर्स। अगर डिडक्शन फ्यूचर में होनी है अभी, तो आपके टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम होने का चांस है, जिससे टैक्स सेविंग हो जाए। तो ऐसा डिफरेंस क्या होगा? डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अब जरा कंसंट्रेट करिएगा जरा खुद। लेट्स से हमारा 1 लाख का डिफरेंस है डिडक्टेबल और रेट है 30%, तो मल्टीप्लाई बाय रेट 30,000। 30,000 क्या आ गया? डेफर्ड टैक्स एसेट का क्लोजिंग बैलेंस। इट मींस वी आर एक्सपेक्टिंग कि 30% रेट है, 1 लाख का डिफरेंस है, 30% का रेट है, हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट मींस टैक्स सेविंग 30,000 रुपीज हो जाएगी। रिवाइज सिचुएशन सुनो, डिफरेंस 1 लाख ही है, टैक्स डिडक्टेबल ही है, लेकिन रेट 30 की बजाय 35% अगर हो जाए, तो क्या अब हमारी टैक्स सेविंग 5,000 ज्यादा हो जाएगी? और अगर रेट 35 की बजाय 30 की बजाय 20% हो जाए, तो टैक्स सेविंग भी रेट बढ़ने से ज्यादा हो जाएगी और टैक्स सेविंग भी रेट कम होने से कम हो जाएगी। दोबारा सोच लेते हैं, डिफरेंसेस है 1 लाख। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन 1 लाख की वजह से 30% टैक्स सेविंग होगी, तो 30,000 सेविंग होगी। लेकिन अगर इसी को 35% से मल्टीप्लाई करें, क्या कर रहा हूँ? 35% मीन्स रेट बढ़ा रहा हूँ, तो क्या रेट बढ़ने से डेफर्ड टैक्स एसेट की अमाउंट बढ़ जाएगी? और अगर रेट कम कर दूं, तो इट मींस, दोबारा सेंटेंस पढ़े, चाहे लायबिलिटी हो, अपना पढ़ लें, चाहे एसेट हो, रेट बढ़ने से बढ़ेगा और कम होने से कम होगा, दोनों में सेम है। एक जरा आपसे जरा पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है, बताएं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रेट बढ़ने से क्यों बढ़ेगी? रेट बढ़ने से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और ज्यादा पहले और ज्यादा 30 की बजाय 40% देना पड़ेगा, और रेट कम होने से लायबिलिटी कम क्यों होगी? अच्छा ये क्लियर रखिए, डिफरेंसेस वही है,
लेकिन क्या ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ज्यादा आ जाएगा, कम से मल्टीप्लाई करेंगे कम आ जाएगा। डेफर्ड टैक्स एसेट क्यों बढ़ेगा रेट बढ़ने से? डेफर्ड टैक्स एसेट मींस वी आर एक्सपेक्टिंग टैक्स सेविंग, तो अगर रेट बढ़ जाए तो वी आर एक्सपेक्टिंग मोर रुपीज ऑफ टैक्स सेविंग, एंड कम हो जाए तो लेस रुपीज ऑफ टैक्स सेविंग। हाँ, ये एक अलग इशू है, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट होती है और एसेट बढ़े तो डेबिट, ये एक अलग इशू है, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो अभी ऐसे ही रख के जरा ट्राई करते हैं एग्जांपल नंबर 3। जी बेटा ऐसे ही है, आई होप के तो मैंने कहा उससे मैच करती है आपकी बात, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बनाए जरा लेते हैं एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स की कोई कंफ्यूजन? जी डियर, अब आगे ओपनिंग एसेट, तो लेजर में किस तरफ आएगा? एट द रेट ऑफ 25%। हाँ चलो, carry down at the rate of 35%, amount is 6,000। क्लियर है? क्लियर है सर? वही तरीका है सर, क्या करूं? फिगर्स बोले, डिवाइड बाय 25% मल्टीप्लाइड बाय 35% इज इक्वल टू 7,000। क्या है ये 7,000? रिवाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट अमाउंट शुड बी, लिखने में ज्यादा फोकस है आपका, एक मिनट जरा कंप्लीट करवा। 7,000 ओके। अब क्या करूं? किस किस का डिफरेंस? ओपनिंग और रिवाइज का कितना डिफरेंस आया? क्या आया? डेफर्ड टैक्स एसेट भरने का मतलब एंट्री बोले, डेफर्ड टैक्स एसेट expense credited by 2,000 and this is because of rate change। यहां तक लिखे और बाकी बैलेंसिंग वही है। एक एंट्री लिखने 12 इसकी, क्या एंट्री हो रही है? एसेट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, बैलेंस कर दो जी फ्रेंड्स। बैलेंसिंग फिगर डियर 1000 किस तरफ एंट्री बोले? ना करें ना करें ना करें, हिम्मत करके बोले। एसेट डेबिट, एसेट क्रेडिट एक्सपेंस डेबिट, एसेट क्रेडिट एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस डेबिट एसेट, इसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस बनाओ। खुद से लिखेंगे जरा, फाइनल आंसर मुझे बताएं, विद ब्रैकेट या विदाउट ब्रैकेट फाइनल। नहीं आए बेटा, देख ले तसल्ली से, देख ले तसल्ली से। ये ऊपर जो है ना एसेट का लेजर है, तो एंट्री बोले बगैर नहीं गुजारा, वो एसेट डेबिट है, एक्सपेंस क्रेडिट है, फिर एक्सपेंस डेबिट है, तो कड़ी आराम से तसल्ली से। जी सर 2000 की एंट्री है, एसेट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, ठीक है, और 1000 की एंट्री क्या है? एसेट डेबिट, एसेट डेबिट या एसेट क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट। पहला स्टेप तो ये ठीक है, दोनों नेट हो जाएंगे सर जी, नेट हो जाएंगे सर। नेट करके 1000 बचेगा, क्रेडिट बचेगा या डेबिट बचेगा? क्रेडिट बचेगा या डेबिट? अब बेटा क्रेडिट बच रहा है, एक्सपेंस क्रेडिट बच रहा है, एसेट डेबिट नहीं बच रहा। वो ठीक है एसेट डेबिट बच रहा है, लेकिन एसेट तो नहीं आना इनकम स्टेटमेंट। दोबारा एंट्री हो जाएगा, 2000 की एंट्री बना, कितने से 2000 से एक्सपेंस क्रेडिट,
1000 की एंट्री बोले, तो अब इसमें से कौन सी अमाउंट जानी है प्रॉफिट लॉस में? एक्सपेंस वाली जानी है। तो एक्सपेंस क्रेडिट कितने से है? 2000 से। डेबिट कितने से है? 1000 से। टकराए आपस में दोनों, क्रेडिट बच गया। क्रेडिट बच गया मीन्स पॉजिटिव आ गया। ये आप क्या फरमान? नहीं सर, अगर करंट टैक्स की कोई फिगर होगी उसे नेट हो जाएगी ना, करिए। ये बॉक्स बना रहे हैं, करंट टैक्स से नेट ऑफ हो जाएगा। करंट टैक्स की जो फिगर होगी उससे नेट ऑफ हो जाएगा। 1000 नेगेटिव है, किससे नेट हो जाएगा? करंट टैक्स से। फिर जो बचेगा वो ठीक है, बाकी प्रॉफिट। ये 1000 क्लियर हो गया सर? 1000 क्रेडिट क्लियर हो गया है। नंबर 4 शुरू करें। बल्कि नंबर 4 में ही शुरू करते हैं। नंबर 4 में क्या नजर आ रहा है? कभी आपने जिंदगी में कोई डेटर कंट्रोल अकाउंट सुना है? बताने दे, कहाँ सुना है? भी सुना है और नहीं सुना है यार? वो जो सुना ना उसको से निकाल दो। पहले भी था नहीं जेन, मैंने ही, लेकिन वो मजा नहीं आया पता नहीं। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जरा पहले क्लियर कर दें। इज इट पॉसिबल कि साल के शुरू में लाइबिलिटी हो और फिर साल के एंड में एसेट आ जाए? नहीं, ये सही क्लियर होना चाहिए। साल के शुरू का मतलब है पिछले साल का एंड। देखिए सर, डेफर्ड टैक्स की वर्किंग का तरीका क्या है? टेम्परेरी डिफरेंसेस होते हैं, कुछ टैक्सेबल होते हैं, कुछ डिडक्टेबल होते हैं। हम पहले आपस में नेट ऑफ करते हैं। तो लग रहा है लास्ट ईयर के एंड पे नेट ऑफ करके टैक्सेबल ज्यादा थे और रेट लगा के लाइबिलिटी बन गई। करंट ईयर के एंड पे आ जाए, दोबारा डिफरेंसेस, टैक्सेबल डिडक्टेबल। लग रहा है इस साल के एंड पे डिडक्टेबल ज्यादा थे, रेट लग के एसेट बन गए। तो पहले तो ये क्लियर कर, अब बनाए रहे। कंबाइंड बनेगा सर, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट को कंबाइन, जिसका अगर किसी के जहन में आया हो। प्रीपेड रेंट, एक्सपेंसेस पेबल, सिंगल एंट्री इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, एग्जाम है सब कुछ। कैश फ्लो बिल्कुल ठीक है। ब्रॉड डाउन सर, क्या है ब्रॉड डाउन? लाइबिलिटी, सही सही जहन में रखिएगा। लाइबिलिटी 5000। क्लोजिंग क्या है? बोर्ड पे देखिए, फाइन राइट कैसे लिखो? कहाँ? डेबिट साइड पे एसेट। ये नोटेड है, बाकी कहानी कंप्लीट करो जरा। कैलकुलेटर उठा ले, तरीका वही है। किसने रीमेजर होना है? एक एक वर्ड कंसंट्रेशन से हो रहा है। 5000 डिवाइड बाय 35% मल्टीप्लाइड बाय गेम ऑन 30%। जिस रेट से बना है उसे डिवाइड करें, जिस रेट से बनाना है उससे मल्टीप्लाई करें। क्या रेट बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है कम हो रहा है? आंसर बताएं। 4 to 4 to 86 क्या है? नहीं नहीं, वो बात नहीं, नहीं ये डिक्रीज नहीं है, ये रिवाइज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। वो ये तो एसेट है, लायबिलिटी है। ओपनिंग लायबिलिटी, रिवाइज्ड लायबिलिटी कितनी आई? 4 to 86। जंप ना लगाइएगा कंडी, डिफरेंस नहीं। हिम्मत हिम्मत। व्हाट इज 4714? डिक्रीज इन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डबल एंट्री बोले, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट 714 लिखे। अच्छा, वो जो मैं कह रहा था, चले पहले लिखो मेरे।
वो जो मैं कह रहा था कि डिफरेंस, वो जब डिफरेंस आप लेंगे ना तो फिर ये आइडेंटिफाई करना कि अब ये इंक्रीज है डिक्रीज है कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाएगा। बस एक मिनट करें 5000 डिवाइड बाय 35% इंटू 5%, तो फिगर तो आ रही नहीं 714। अब ये कम आ रही ज्यादा आ रही, फिर आपको दोबारा रेट्स देखने पड़ने। देखा तो जा सकता है क्या रेट्स कम हो रहे हैं, हिम्मत हिम्मत हिम्मत, क्या रेट कम हो रहा है? तो रेट कम होने से लाइबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन शायद ऐसे सोचना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है रादर देन के फिगर्स सामने आए। बाकी बार एट द एंड ऑफ द डे अगर आप हिम्मत कर सकते हैं तो एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड अलाउड। जी 714 ओके जी भाईजान, इसकी एंट्री बाय 714। अब लेजर बैलेंस करें, डेबिट साइड में 10284 एंट्री बोलना ये। अब एंट्री नहीं बोल पाया, एंट्री मैं बोलता हूँ। मत डरे मत डरे मत डरे, ऊपर रेफरेंसेस अब 2 हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, रिलैक्स होकर सुनो। ये कंफर्म है कि या एसेट डेबिट है या लायबिलिटी डेबिट है, होना क्या क्रेडिट है। ये लायबिलिटी का भी लेजर है तो लायबिलिटी डेबिट है, एसेट का भी लेजर है तो एसेट भी डेबिट है। अब बेटा इसको अगर हम चाहें तो इसको फर्दर ब्रेक किया जा सकता है, क्या है वो मैं बताता हूँ, लेकिन पहले लॉजिकली सब कुछ देख लें। सिचुएशन क्या है, कैलकुलेटर उठाएगा। ठीक है, लाइबिलिटी थी 5000, 4286। देन एक सेकंड के लिए क्लोजिंग देखें, क्लोजिंग अब एसेट बना हुआ है, ओपनिंग थी लाइबिलिटी फुल कंसंट्रेट। क्या मैं कह सकता हूं ड्यूरिंग द ईयर पहले टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस रिवर्स हुए? सर मैं कह सकता हूं टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस रिवर्स हुए हैं और देन डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस इंक्रीज हुए। क्या खत्म होके क्या बढ़ गया है? तो अभी भी आपका फर्क है, कितना भी आंसर आएगा आपके कैलकुलेटर में 4286 समथिंग है। तो अप टू द एक्सटेंट ऑफ दिस अमाउंट 4286, एक पहले एंट्री हुई है लाइबिलिटी डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट 4286, 4286। पहले लाइबिलिटी जीरो कैसे हुई? ऐसे ही हुआ, पहले लाइबिलिटी खत्म हुई है फिर एसेट बढ़ा है। तो लाइबिलिटी खत्म हो तो डेबिट होती है और एसेट बढ़े तो भी डेबिट होता है। तो सिर्फ 4286 के एंगल से अगर मैं सोचूं तो डेबिट लाइबिलिटी डेबिट होके एक्सपेंस क्रेडिट होके ये पहले अब लाइबिलिटी जीरो होगी। अब आप जरा ढूंढ के बताएंगे फर्दर एसेट बढ़ा कितने से? तो 6000 एसेट अगर बढ़ा एंट्री बोले, एसेट डेबिट, एसेट डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट 6000 से अलग एंट्री है, इन दोनों को प्लस कर दो। अप टू व्हाट एक्सटेंट लायबिलिटी डेबिट हुई है, अप टू व्हाट एक्सटेंट एसेट डेबिट हुआ है। सिचुएशन तो ये है, लेकिन इट इज टाइम वेस्टिंग इन एग्जाम। आपने अभी कभी एंट्री करनी है तो आपने सिंपली क्या करना है, क्या ये कंफर्म है कि एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है? और सर जी कंफर्म है यार, कितने से यार 1026, और लाइबिलिटी स्लैश एसेट करके गेम खत्म कर देनी है आपने। ये ब्रेकअप बनाने की कोई जरूरत नहीं एग्जाम में। आपकी डबल एंट्री कैसे खत्म हो जाएगी? एक्सपेंस क्रेडिट और लाइबिलिटी स्लैश एसेट डेबिट जितने जितने से उन्होंने होना है तो वो खुद ही हो गए नेट इफेक्ट आ गया। लॉजिकली क्लियर है बात? लेकिन दैट इज टाइम वेस्टिंग, देयर इज नो नीड ऑफ ब्रेकअप। आप बस इस तरह करेंगे एंट्री लिखें और हम ऐसे ही लिखें, और अगर उसने जनरल एंट्री मांग दी तो क्या हम ऐसे ही लिखेंगे? यकीन माना से लिखेंगे। इस खौफ को खत्म करें सर। क्या मैंने एक जनरल एंट्री लिखी है? यकीन मान, हम इस डीटीएल नहीं लिखेंगे, हम डेफिनेट एक्सेप्ट लिख देंगे स्लाइड डेफिनेट। जी सर।
ना करना है यार। अब ये लाइबिलिटी वाला पॉइंट है, ओपनिंग रीमेजर करना है, क्लोजिंग रीमेजर करना, पहले ये तसल्ली से दे। तो ओपनिंग लाइबिलिटी है ना, तो डिक्रीज इन डेट है, तो डिक्रीज इन डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो सर जी वो नहीं बढ़ा, 714 में एसेट कोई नहीं है, 714 में लाइबिलिटी कम हुई है, एसेट तो बाद में बढ़ा। एसेट रेट चेंज से नहीं बढ़ा, रेट चेंज से लाइबिलिटी कम हुई है, ओपनिंग में रीमेजर हो नहीं, बात क्लियर थी। ओपनिंग लाइबिलिटी क्या रीमेजर हुआ, लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी रेट कम होने से कम हुई, तो एसेट तो रेट चेंज से इफेक्ट ही नहीं हुआ, वो तो बना ही नहीं हुआ था, वो तो बना ही उस रेट पे है जिस रेट पे उसे बनना चाहिए था। हाँ अगर अगले साल रेट बदल गया तो सही मेजर कर लेंगे, फिर देखते फिर भी इंशाल्लाह वही होगा, एसेट रेट बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा, रेट कम होगा तो एसेट कम होगा। डन सर, एग्जाम्पल नंबर 5 खुद करने वाली है। सॉरी एक सेकंड, इसके एक्सट्रैक्ट्स पूरे करवा दो, इसके एक्सट्रैक्ट्स पूरे करवा दो। बेटा ईयर एंड में इब्राहिम एंट्री नहीं होती, एंट्री फॉर द ईयर होती है। ईयर एंड में सीडी आता है, और वो सीडी जब ओपनिंग से कटता है तो फिर फॉर द ईयर से एंट्री होती है, ईयर एंड वाली नहीं एंट्री, फॉर द ईयर की एंट्री है, सीडी की एंट्री नहीं है मिस्टर इब्राहिम। आपने जो कहा है वो थोड़ा सा गलत हो गया, तकरीबन ठीक है बात आपकी। ये इसके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एक्सट्रैक्ट्स बनवा दूंगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एस ओ पी एल लिख रहा हूँ, एफ नहीं लिख रहा। जी पॉजिटिव नेगेटिव, जी सर। क्रेडिट मिल के पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ा, डेबिट क्रेडिट, नेट 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 क्रेडिट, और खर्चा क्रेडिट, विदाउट क्रेडिट। अच्छा लग रहा है, नहीं वैसे सही है, खर्चा क्रेडिट अच्छा लग रहा है। क्यों, खर्चा कम हो रहा है, खर्चा डेबिट कैसे लग रहा है, क्यों, हार्ड, अब नॉर्मल लोग हैं। मेरे साथ रह रहे कि 2 नंबर हो गया वैसे, मुझे ठीक के लिए अब 2 नंबर होता जा रहा है। जी रियर, ये रफीका से बता दें कैसे लिखते हैं। 714 भी एक्सपेंस क्रेडिट है, और 1024 286 भी क्रेडिट है, तो पहला सब ये दोनों जमा हुए हैं, क्रेडिट्स क्रेडिट्स जमा हो गए, और मिल के टोटल क्रेडिट 11,000 होके पॉजिटिव आ गए। ठीक है जी, 5 करेंगे। एनी कंफ्यूजन इन दिस पॉजिटिव नेगेटिव बहस, सही तरह वाइंड अप करें, काइंडली 5 करें, खुद से फाइनल करके बताएं, क्लियर एक्सेक्ट पहुंचे। मुझे आपने फाइनल फिगर बतानी है कैसे लिखी है। एग्जांपल 5 का डेटा ये सामने मैंने हाईलाइट कर दिया।
हाँ जी 22,000 22,000 डेफर टैक्स एक्सपेंस की डेबिट फिगर आएगी। ओके नेट ऑफ होके 22 नेगेटिव हो नेट ऑफ होके जी सर फंस गए 23,667 ठीक आ रहा एक्सपेंस डेबिट आएगा एसेट और लायबिलिटी विच एवर इज द केस डेबिट ठीक है 1667 से पहले एसेट बढ़ेगा 1667 से एक्सपेंस क्रेडिट होगा और 2367 से एक्सपेंस डेबिट होगा तो ठीक है मैं भी वही कह रहा हूँ ओपनिंग मई करने से एसेट बढ़ा है रेट बढ़ा है कम हुआ है रेट बढ़ा है कम हुआ है बढ़ा है रेट बढ़ने से एसेट भी बढ़ेगा लायबिलिटी भी बढ़ेगी लेकिन एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी एसेट बढ़ा है एसेट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट फंस गए तो फाइनल ओके 22,000 नेगेटिव जी सर जी बता देंगे कोई कंफ्यूजन है तो एक्सप्लेन कर दें और सवाल का टाइम बच गया क्वेश्चन नंबर 9 होनी नहीं भाई ने मुड़ के इतना देखा घड़ी को का शुक्र है जिस लम्हे देखा है उस लम्हे टाइम बच गया मैंने आपसे कल भी रिक्वेस्ट की थी एक एक सवाल घर के लिए देना मजबूरी है और आपका करना कंपलसरी है वरना फजूल में से हमारा टाइम वेस्ट होता रहेगा आगे अच्छी वाली चीज चल रही है इसने बड़े आराम से तकरीबन फिनिशिंग टचेस तक पहुंच के एंड हो जाना तो क्वेश्चन नंबर 9 एक आसान सा सवाल है लेकिन रिक्वायरमेंट्स ऊपर वाली एक लाइन पढ़े नहीं मेरे साथ इसमें 2-3 बातें हमने सुन लेनी टैक्स रेट्स में फर्क है करंट टैक्स की अगर आप करेंगे तो बताएं किस साल कौन सा रेट लगाएंगे देखते देख के बोले ना यार देख के सवाल बोले 13 में 35%, 14 में भी 35% और 15 में 30%। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट का डिसीजन लेते हुए भी जिस साल के एंड पे आप खड़े हैं साल के एंड वाला रेट लगाएंगे देयर इज नो रेट चेंज इफेक्ट इन 2013 एंड 14 देख लें रेट चेंज का इफेक्ट सिर्फ किस साल में आ रहा है 15 में आ रहा है नहीं 14 में नहीं आ रहा 15 में उसका इफेक्ट आएगा 14 का जो क्लोजिंग होगा किस रेट से बना होगा 14 का डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी का बैलेंस किस रेट से बना होगा और 30% की बेस पे आप 15 में वर्किंग कर रहे होंगे तो फिर 15 का जो ओपनिंग होगा उसे 30% की बेस पे रीमेजर करना पड़ेगा मैं सर इसकी सिर्फ रिक्वायरमेंट सिर्फ पढ़ने की रिक्वायरमेंट्स की नहीं है पहला लिखा हुआ है कैलकुलेट द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर बताएं इसका मतलब फॉर ईच ईयर किसकी बात कर रहे हैं सिंपल है सर ये करंट टैक्स भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी कैलकुलेट द डेफर्ड टैक्स बैलेंस दैट इज रिक्वायर्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट द ईयर एंड क्या मांग रहा है डेफर्ड टैक्स एसेट हाँ बिल्कुल ठीक ऐसे यार लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस देख लो बैलेंस शीट की फिगर मांग रहा नहीं क्लोजिंग मांग 3 prepare a note showing the movement of the deferred tax account and thus calculate the deferred tax charge for the year ये नोट अभी मैंने बनाना सिखाया आपको ये बेसिकली मांग ये रहा है डेफर्ड टैक्स का लायबिलिटी का लेजर को ज़हन में लाएं लायबिलिटी एसेट का क्या ब्रॉड डाउन कैरी डाउन लिख के चार्ज फॉर द ईयर कैलकुलेट हो जाता दोबारा पढ़े जरा दोबारा पढ़े प्रिपेयर अ नोट शोइंग द मूवमेंट इन और क्या फाइंड आउट करना आपने डेफर्ड टैक्स चार्ज फॉर द ईयर तो ये बड़ा जो लेजर हम बनाते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट का जिसमें एक्सपेंस फॉर द ईयर निकल आता है ये वो नोट फॉर्म में मांग रहा है नोट मैं बना दूंगा आपने लेजर बना लेना नोट मुझे याद करवा दीजिएगा मैं बता दूंगा नोट कैसे बनना इसी लेजर को देख के बनना तो आपने क्या बनाना है इसी रिक्वायरमेंट में
लायबिलिटी और एसेट का लेजर बना के बैलेंस करना है और बैलेंस करके वो एक्सपेंस निकालना है। नंबर डी, prepare statement of profit and loss note which shows compilation of tax expense। ये क्या मांग रहा है? ये इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स में सिर्फ वो टैक्स वाला नोट मांग रहा है, गौर से पढ़े, कंपाइल इकट्ठा करने को कह रहा है, किसको इकट्ठा कर देना है? टैक्स एक्सपेंस से मुराद क्या होती है? सम ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। तो करंट टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस को फिर आपने इकट्ठा करके लिख देना, लिख देंगे तो सॉर्ट ऑफ नोट, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स से नहीं कह रहा, दोबारा पढ़ के देखें किसकी कंपाइलेशन कह रहा है, सिर्फ किसको इकट्ठा कर दें? टैक्स एक्सपेंस को इकट्ठा कर दें, विच मींस करंट टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। लास्ट वन, prepare a note to reconcile the product of accounting profit and tax rate to the tax expense। ये क्या मांग रहा? एक रिकंसिलिएशन मांग रहा है। रिकंसिलिएशन आपको पता है कैसे बनती है, शुरू कहां से होती है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से भी रेट लगता है, तो उसको प्रोडक्ट कह रहा है कुछ, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बड़े जरा पढ़िए दोबारा, प्रोडक्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्स रेट, किससे मैच करना है उसे? टैक्स एक्सपेंस से। तो ये वो रिकंसिलिएशन मांग रहा है जो नोट्स में बनाते हैं। ये जो रिकंसिलिएशन है इसमें क्योंकि रेट चेंज का इशू भी आना है तो ये मेरे लिए है, और बाकी जो 4 रिक्वायरमेंट्स है क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल हो जानी है, ये आपका करनी होगा। अब ये ना कह दीजिएगा हमने 8 भी नहीं किया हुआ, तो अगर आपने कल 9 ना किया तो 10 भी आ रहा है, तो अगर 8 नहीं किया हुआ तो 9 भी नहीं करेंगे तो 10 भी एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो अगर 8 नहीं किया हुआ तो 8 और 9 मिला के आज करना, और जिन्होंने 8 किया वो बिल्कुल रिलैक्स है। तो पहले 4 रिक्वायरमेंट प्लीज करके, वरना ये बहस फजूलियात की तरफ निकल जाएगी। रिपीट कर दें, ये कैसे आया वो कैसे आया, इसी बहस में हम रह जाते हैं। हम कितनी देर आज पहले जाने को चाह रहे हैं? 7 मिनट, याद रखिएगा ज़हन में। अल्लाह हाफिज, ये भी खास साथ ही याद रखना, घड़ी पीछे है, आते हुए आगे होती है, जाते हुए पीछे हो जाती है। अजीब घड़ी है। अल्लाह हाफिज।